बाइनॉमियल। तो बाइनॉमियल क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी इज कॉल्ड अ बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम बाइनॉमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। बाइनॉमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे दो टर्म्स होंगे, ये ए फर्स्ट टर्म है और बी सेकंड टर्म है। ए और बी के ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज ए प्लस बी टू एनी पावर रेजिंग एट टू अ वेरी हाई पावर वुड बी टीडियस। ए प्लस बी का पावर अगर हम स्मॉलर नंबर ले लें तो इसको हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर ए प्लस बी का पावर हम ग्रेटर नंबर ले तो फिर इसको मालूम करना मुश्किल होता है। हियर वी फाइंड अ फार्मूला दैट गिव्स द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेज टू द पावर एन फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। यहाँ पे जो एन है ये क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है। फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, एन हमारे पास नेचुरल नंबर है। एंड देन प्रूव इट यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसी स्लाइड में ये है कि बाइनॉमियल एक्सप्रेशन क्या है। तो एनी एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स कॉल्ड बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। इसका हम अगर इसका हम पावर ले लें तो इसकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पावर बड़ा हो तो फिर इसको मालूम करना मुश्किल होता है। तो अगर पावर बड़ा हो तो इस किस्म के एक्सप्रेशन मालूम करने के लिए हम बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो ए प्लस बी पावर एन है तो ये एन नेचुरल नंबर है। तो बाइनॉमियल थ्योरम को हम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंडिंग ए प्लस बी पावर एन टू फाइंड अ पैटर्न इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन, फर्स्ट लुक एट सम स्पेशल केसेस। ए प्लस बी पावर एन की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस किस्म के एक्सप्रेशन को लेते हैं पार डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन। अगर एन हमारे पास 1 हो तो इसकी वैल्यू यही है। अगर यहाँ पे एन 2 हो तो फिर राइट साइड में यही वैल्यू होगी। अगर ये पावर 3 हो तो वैल्यू यही होगी। तो अगर इन सब इफ़ वी रीड all these values lying to the right hand side, if here the exponent is 1 then the number of terms will be 2. If exponent is 2 then the number of terms will be 3. If here the exponent is 3 then the number of terms to the right side will be 4. यहाँ 4 हो तो number of terms 5 होंगे, यहाँ 5 हो तो number of terms 6 होंगे। इसके अलावा अगर हम देख ले तो यहाँ पे ये ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड है। तो राइट साइड में ए का जो पावर है एक्सपोनेंट है 1 से शुरू होता है और सर ये डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे ए पावर 1 है, यहाँ पे ए पावर 0 है। इस तरह यहाँ पे ये जो बी है सेकंड टर्म है, यहाँ पे बी पावर 0 है और यहाँ पे बी पावर 1 है। यहाँ पे ए का जो पावर है 2 से शुरू होता है, यहाँ 2 है तो 2 से शुरू होता है और ये डिक्रीज़ होगा बाई 1, ए स्क्वायर ए और ए पावर 0। इस तरह यहाँ पे बी पावर 0, बी पावर 1, बी पावर 2। तो इसी स्लाइड में जो लेफ्ट और साइड में एक्सप्रेशन है बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है जिसका नेचुरल नंबर पावर है, तो राइट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स जो एक ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे 4 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 5 होगी और फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो है उसमें ए का पावर 4 होगा और ए का पावर डिक्रीज़ होगा बाई 1। इस तरह बी का पावर 0 से शुरू होगा और ये इंक्रीज़ होगा बाई 1। फर्स्ट टर्म ए पावर 4 है और लास्ट टर्म बी पावर 4 होगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं पास्कल ट्रायंगल की तरफ। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है। अगर यहाँ 1 हो, देख ले, अगर यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इसको आप देख ले, 1 यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ भी 1 है। देख ले, 1 ये 1 है, ये 1 है। अब ये 2 किस तरह आएगा, ये 2 इस तरह आएगा। 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे
तो यहाँ पे ये 2 होगा। इन दोनों का एडिशन यहाँ पे 1 है और 2 है सारे। अब यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे अगर हम 1 लिखे, यहाँ भी अगर हम 1 लिखे, अब 1 और 2 का मजमूआ क्या है, इसका मजमूआ है 3। इस तरह 2 और 1 का मजमूआ भी क्या है, ये भी 3 है। तो इस तरह 1 3 3 1, तो यहाँ है 1 3 3 1। तो इसी तरीके से यहाँ जो कोएफिशिएंट्स है इसी ट्रायंगल की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, और इसी ट्रायंगल को हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। इसी ट्रायंगल में यहाँ पे 1 1 होगा, यहाँ भी 1 1 होगा, और दरमियान में जो नंबर्स है इन दोनों का समेशन 2 है, फिर इन दोनों का समेशन 3 होगा, 3 है, इन दोनों का समेशन यहाँ पे 4 होगा। इस तरह 2 1 का समेशन 3 है, 3 और 3 का समेशन 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। 3 और 1 का समेशन 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ जो लेफ़्ट साइड में बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है, तो राइट साइड में इसका जो एक्सपेंशन है, तो हर एक टर्म का कोएफिशिएंट हम इसी मेथड से मालूम कर सकते हैं, और इसी ट्रायंगल को हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम जा रहे हैं इस तरह नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे a+b⁴n की बात हम कर रहे हैं। The following simple patterns emerge for the expansion of a+b⁴n. There are n+1 terms. अगर लेफ्ट साइड में बाइनॉमियल एक्सप्रेशन हो जिसका पावर n हो, तो राइट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 टर्म्स होंगे। इसका जो एक्सपेंशन है राइट साइड में, तो इसके राइट साइड में जो सीरीज़ है नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने होंगे, उसमें n+1 टर्म्स होंगे। यहाँ अगर n हो तो राइट साइड में n+1 टर्म्स होंगे। There are n+1 terms, the first being a⁴n and the last b⁴n. The exponent of a decreases by 1. ये जो पिछली स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया कि a का पावर डिक्रीज होता रहता है फ्रॉम टर्म टू टर्म। a का पावर डिक्रीज होता है, a का पावर n से शुरू होता है, और ऐसा ये राइट साइड में डिक्रीज होता है बाई 1, while the exponent of b increase by 1. और b का जो पावर होता है 0 से शुरू होता है, और राइट साइड में ये इंक्रीज होता है बाई 1। The sum of the exponents of a and b in each term is n. और इसमें इसके जो एक्सपेंशन होता है उसके राइट साइड में जितने भी टर्म्स होते हैं, हर एक टर्म में a और b का जो एक्सपोनेंट होता है, अगर उसको हम ऐड कर ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू n होती है। a+b⁴n इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b⁵, इसका जो एक्सपेंशन है तो राइट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 6 होंगे। इसकी वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स राइट साइड में 6 होंगे, और यहाँ पे देख ले 1 2 3 4 5 6 है। और यहाँ पे a का जो पावर है एक्सपोनेंट 5 से शुरू होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज़ हो रहा है बाई 1। इस तरह ये जो b है यहाँ पे b⁴0 से शुरू होता है, और b⁴1 और फिर 2, और इस तरह b का पावर इंक्रीज होता है बाई 1। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन द एक्सपोनेंट ऑफ a डिक्रीज बाई 1, द एक्सपोनेंट ऑफ b इंक्रीज बाई 1। With these observations, we can write the form of the expansion of a+b⁴n for any natural number n. अब यहाँ पे अगर हम एक बाइनॉमियल एक्सप्रेशन ले जिसका एक्सपोनेंट 8 है, अब इसकी वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो राइट साइड में हम 9 टर्म्स लिखेंगे। यहाँ चूँकि 8 है तो राइट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स 9 होंगे, और जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे जो a है इसका राइट साइड में इसका जो एक्सपोनेंट होगा यही 8 हम यहाँ पे लगाएंगे, a⁴8, फिर a⁴7, a⁴6, और इस आखिर में a⁴0 होगा।
यहाँ पे b का ये जो b है सेकंड टर्म है, यहाँ पे b पावर 0 होगा, b पावर 1 होगा, b पावर 2 होगा और इस तरह ये आखिर में b पावर 8 होगा। ये जो 8 है आखिर में b पावर 8 होगा। यहाँ जो कोएफिशिएंट है ये अननोन है, यहाँ भी अननोन है, ये सारे अननोन है और स्टार्टिंग 1 होगा और यहाँ आखिर में भी 1 होगा। तो अब ये जो वैल्यू है इसको हम पास्कल ट्रायंगल से मालूम कर सकते हैं। अगर ये पावर छोटा हो, अगर ये बहुत बड़ा पावर हो तो फिर पास्कल ट्रायंगल उसी ट्रायंगल की मदद से ये वैल्यूज़ मालूम करना मुश्किल होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टू कंप्लीट द एक्सपेंशन, यहाँ पे जो सवाल निशानात है इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए, टू कंप्लीट द एक्सपेंशन वी नीड टू डिटरमिन दीज कोएफिशिएंट्स, इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड अ पैटर्न लेट्स राइट the coefficients in the expansion of this one for the first few values of n in a triangular array which is called Pascal triangle। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में वो पास्कल ट्रायंगल के बारे में मुख्तसरन जिक्र किया, तो अब a प्लस b पावर n का जो पैटर्न है, कोएफिशिएंट है, इसको हम पास्कल ट्रायंगल की मदद से मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो देख ले the row corresponding to a plus b power 0 is called the zeroth row. It is included to show the symmetry of the array। अगर बाइनॉमियल एक्सप्रेशन का पावर 0 हो तो इसका जो एक्सपेंशन होता है उसमें 2 टर्म्स होंगे। यहाँ पे 0 है सारी, अगर पावर 0 हो तो उसके राइट साइड में 1 टर्म होगा और उसका कोएफिशिएंट 1 क्या है, उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। अगर हम इसको देख ले तो a प्लस बी पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो इसका जो वैल्यू है उसका कोएफिशिएंट 1 है। अब a प्लस बी पावर 1, यहाँ चूँकि 1 है तो इसके एक्सपेंशन में 2 टर्म्स होंगे और 2 टर्म्स के जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होगा, 1 और 1। इसको अगर हम देख ले तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको देख ले, यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल लगाऊँ तो इसकी वैल्यू है a प्लस b। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 है। इस तरह ये जो सेकंड है ये वाला, यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखना चाहे तो ये किस तरह होगा, और प्लस ये b हो गया। अब ये यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ भी मैं 2 लिखता हूँ। तो अब इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 हो गया, यहाँ भी 1 है तो यहाँ 1 हो गया और 2ab का जो कोएफिशिएंट 2 है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब a प्लस बी क्यूब, इसका जो वैल्यू है क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो राइट साइड में इसी बाइनरी एक्सप्रेशन का जो राइट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स है 4 है और चारों टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होंगे, 1 3 3 1। अब यहाँ इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा और ये 1 यहाँ पे वो आएगा। इस तरह ये जो लास्ट बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है इसका जो एक्सपेंशन है इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, ये 1 हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, 1 और 4 को हम जमा करेंगे 5, 4 और 6 हम ऐड करेंगे 10, 6 और 4 हम ऐड करेंगे 10, 4 और 1 हम ऐड करेंगे 5, इस तरह 1। तो इसका वैल्यू जब हम मालूम करना चाहे तो अगर इसी पास्कल ट्रायंगल को हम एक साइड में इसको मुकम्मल करें तो पर हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, a पावर 5 b पावर 0 प्लस 5 a पावर 4 b पावर 1 प्लस 10 a पावर 3 और b पावर
2 होगा। तो इसी तरतीब से हम a का पावर 5 से शुरू करेंगे, इसको हम डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे a पावर 0 होगा, और यहाँ पे b पावर 0 से हम शुरू करेंगे, b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, b पावर 4, b पावर 5। तो इसी पास्कल ट्रायंगल की मदद से यहाँ जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसका जो पावर 5 है, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। और ये जितनी भी टर्म्स उसमें हैं 6 टर्म है, तो हर एक टर्म का कोएफिशिएंट यही होगा। फर्स्ट टर्म का 1, सेकंड टर्म का 5, थर्ड का 10, और इस तरह ये सारे कोएफिशिएंट हैं। Every entry other than a 1 is the sum of the 2 entries diagonally above it. From this property, it is easy to find any row of Pascal's triangle from the row above it. पास्कल ट्रायंगल में जो ऊपर वाला रो होता है, उसी रो की मदद से हम नीचे रो मुकम्मल कर सकते हैं। और पास्कल ट्रायंगल में लेफ़्ट और राइट में क्या होंगे, 1 होंगे, और इसके दरमियान में जो एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, वो ये इससे ऊपर वाले रो के 2 एडजेसेंट नंबर का मजमूए से ये वैल्यूज़ हमें मिलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। लेट अस find the 6th and 7th rows starting with the 5th row। यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसका पावर 5 है, तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 6 होंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितनी भी टर्म्स है उसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या होंगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 होगा, फिर 5 होगा, 10, 10, 5, 1। इसी तरह अगर हमें इसकी वैल्यू मालूम करना है तो a पावर 6 से शुरू होगा, a पावर 6 b पावर 0 से शुरू होगा। a का पावर हम डिक्रीज़ करेंगे, b का पावर हम इंक्रीज़ करेंगे, और इसके साथ जो कोएफिशिएंट होंगे वो यही होंगे 1, 6, 15, 20 वगैरह। तो अब ये वाला 1 हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। 1 और 5 का समेशन 6, 5 और 10 का समेशन 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6। इस तरह अगर इसकी वैल्यू मालूम करना चाहे, उसके राइट साइड में जो सीरीज़ होता है उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो किस तरह हम मालूम करेंगे। यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 और 6 7, 6 और 15 21, 15 और 20 35। तो इसी तरीके से हम इस तरह ये सारे कोएफिशिएंट मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 होंगे, और जितनी भी टर्म्स है उसके कोएफिशिएंट यही हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी द कोएफिशिएंट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द 2 टर्म्स लाइंग अबव। इस तरह इससे जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें हमने ये मालूम किए a प्लस बी पावर 5, तो ये सारे कोएफिशिएंट है। इस तरह इसके लिए ये सारे कोएफिशिएंट है। अब अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू, अगर हम इन एक्सप्रेशन की एक्चुअल वैल्यू मालूम करना चाहिए तो इन्हीं कोएफिशिएंट को हम यूज़ करते हैं। देख ले यहाँ पे ये कोएफिशिएंट यूज़ किए गए हैं 1, 5, 10, 10, 5 और 1। अब अगर a प्लस बी पावर 5 की जगह a प्लस बी पावर 6 हो तो हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे a पावर 6, a रेज़ टू पावर 6 से शुरू करेंगे, और साथ में b पावर 0 होगा, लेकिन b पावर 0 हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ जितनी भी टर्म्स है तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे। यहाँ पे हम a का पावर डिक्रीज़ करेंगे और b का पावर इंक्रीज़ करेंगे। तो हम शुरू करेंगे 1 से, 1 a पावर 6। अब यहाँ ये जो 6 है ये असल में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 6 आ गया है। इस तरह यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 15 आ गया है। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 20 आ गया है। 10 और 5 15। इस तरह 5 और 1 6, और आखिर में b पावर 6। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, हाईएस्ट पावर यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, और जितनी भी टर्म्स है a का पावर डिक्रीज़ होगा बाई 1 और a का पावर इंक्रीज़ होगा बाई 1। तो ये एक खूबसूरत तरीका है
जो पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पावर बहुत बड़ा हो तो फिर पास्कल ट्रायंगल की मदद से इसी सीरीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। फाइंड एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर 7 यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। तो a प्लस बी पावर 7 की वैल्यू मालूम करना है यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट, इसको आप देख ले, वो कह रहे हैं कि a प्लस बी पावर 7 की वैल्यू मालूम करना है, इसका राइट साइड मालूम करना है यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। इसकी वैल्यू हम बाइनॉमियल थ्योरम से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पास्कल ट्रायंगल से की मदद से इसकी राइट साइड मालूम करें। दी फर्स्ट टर्म इन द एक्सपेंशन एज a पावर 7, ये जो a है इसका पावर 7 होगा। दी फर्स्ट टर्म इन द एक्सपेंशन इज a पावर 7 and the last term is b power 7. Using the fact that the exponent of a decreases by 1 from term to term and that b increases by 1 from term to term, we have, तो a प्लस बी पावर 7, a पावर 7 से हम शुरू करेंगे, आखिर में b पावर 7 होगा। a का जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीज होगा और b का एक्सपोनेंट b पावर 0 से शुरू होगा और ये इंक्रीज होगा। अब यहाँ जितनी भी हिंस है ये सारे नंबर्स हम पास्कल ट्रायंगल की मदद से मालूम करते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है, द एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट्स अपीयर इन द 7th रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल। अब वो पास्कल ट्रायंगल हम शुरू करेंगे 1 से। हम पास्कल ट्रायंगल जब हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, अब इसी 1 और अब इस यहाँ फिर हम 1 लिखेंगे, यहाँ हम फिर 1 लिखेंगे। 1 और 1 का मजमूआ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे। अब इसको हम इस तरह लिख देंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 और 2 का मजमूआ हम 3 लिखेंगे, 2 और 1 का मजमूआ हम फिर 3 लिखेंगे और ये 1 हम यहाँ पे लेंगे। तो इसी तरीके से हम पास्कल ट्रायंगल मालूम करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है। तो इस तरह अगर हम 7, जब हम 7 रो को आएंगे तो इसी एक्सप्रेशन के जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमें नज़र आएंगे और इसी अंदाज में हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम इसी एक्सप्रेशन का राइट साइड लिख सकते हैं और पावर ऑफ a डिक्रीज होगा और पावर ऑफ b फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। तो इस तरह पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये जो पास्कल ट्रायंगल अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये n इज इक्वल टू 0, a प्लस बी पावर 0, a प्लस बी पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। तो 1 टर्म होता है और उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। अब a प्लस बी पावर 1, a प्लस बी पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी 2 टर्म्स है और दोनों टर्म का कोएफिशिएंट 1 और 1 होगा। इस तरह a प्लस बी स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें 3 टर्म्स है और तीनों टर्म्स के कोएफिशिएंट क्या है, 1। अब ये 1 क्या है, 1a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर a प्लस बी पावर 3 हो तो हम लिखते हैं 1a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसी तरतीब से हम ये ट्रायंगल मुकम्मल कर सकते हैं और इसी ट्रायंगल को हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। और ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अब इसी फिफ्थ रो से अब देख ले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसी रो से नीचे रो जब हम मालूम करना चाहें तो ये 1 हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर 1 और 4 का मजमूआ 5 लेंगे, 4 और 6 का मजमूआ 10 लेंगे, 6 और 4 का मजमूआ 10 लेंगे, 4 और 1 का मजमूआ 5 लेंगे और ये 1 हम दोबारा लिखेंगे। तो इसी मेथड से हम नीचे रो को मालूम कर सकते हैं। इस तरह हम सारे रोज़ मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं देख ले,
यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, ये फ्रॉम द बिगिनिंग 1 है, ये फ्रॉम द एंड 1 है, ये फ्रॉम द बिगिनिंग 1 है, ये फ्रॉम द एंड 1 है। अब फ्रॉम द बिगिनिंग ये सेकंड है और फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ये सेकंड है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब फ्रॉम द बिगिनिंग ये थर्ड वन है और फ्रॉम द एंड ये थर्ड वन है, तो ये भी बराबर है। अब ये देख ले, फ्रॉम द बिगिनिंग ये 1 फ्रॉम द एंड 1 सेम है, फ्रॉम द बिगिनिंग 6 फ्रॉम द एंड 6 सेम है, फ्रॉम द बिगिनिंग 15 फ्रॉम द एंड 15 सेम है। तो मतलब ये कि पास्कल ट्रायंगल में फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड हमारे पास वैल्यू सेम है, फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द एंड द वैल्यूज आर सेम। अब यहाँ जो नंबर्स है ये एक्चुअली यहाँ पे हमें जो नज़र आए ये बाइनॉमियल कोएफिशिएंट है, तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, 0C0, 0C0 इसकी वैल्यू 1 है। अब 1C0 और 1C1 ये दोनों क्या है, 1C0 और ये है 1C1। अब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब ये 20 ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 और 22 इसकी वैल्यू 1 और 21 इसकी वैल्यू 2 है। 30 और 33 इन दोनों की वैल्यू 1 1 है। 31 और 32 की वैल्यू क्या है, 3 और 3। लेकिन हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड द वैल्यूज आर द सेम। ये बिगिनिंग है इसका वैल्यू और ये एंड है इसका वैल्यू सेम होगा, हमेशा 1 होगा। ये फ्रॉम द बिगिनिंग सेकंड 1 है, ये फ्रॉम द एंड सेकंड है, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी और वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। ये फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट है, ये फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट है, दोनों की वैल्यू सेम है और पास्कल ट्रायंगल में वो ये 1 1 है। ये फ्रॉम द बिगिनिंग सेकंड है, ये फ्रॉम द बिगिनिंग सेकंड है, दोनों की वैल्यू क्या है, 4 है, सेम है। अब ये देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, 1 होगा। इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू भी 5 होगा। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 5 × 4 / 2 10। इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू भी 10 है। तो मतलब ये है कि फ्रॉम द बिगिनिंग जो बाइनॉमियल कोएफिशिएंट हमें नज़र आ रहे फ्रॉम द एंड दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं ये पास्कल ट्रायंगल है, ये पास्कल ट्रायंगल है। और यहाँ जो वैल्यूज़ है ये एक्चुअली यहाँ जो बाइनॉमियल कोएफिशिएंट है ये एक्चुअली इन बाइनॉमियल कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ है। यहाँ जो लाइन है सारे 1 1 है, यहाँ जो लाइन है सारे 1 1 है और दरमियान में जो नंबर्स है वो इस तरह मजमुआ, दोनों का मजमुआ 2, 1 और 2 का मजमुआ 3, 3 और 3 का मजमुआ 6। तो इसी तरीके से दरमियान में जो नंबर्स है ये हमें मिलते हैं। यूज पास्कल ट्रायंगल टू एक्सपैंड दिस वन। अब इसकी वैल्यू मालूम करना है पास्कल ट्रायंगल से। वी फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ a + b पावर 5। अब यहाँ पे पावर 5 है, वी फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ a + b पावर 5 एंड देन सब्सटीट्यूट 2 पावर a। इसी a की जगह हम 2 पुट करेंगे एंड -3x पावर b और इसी b की जगह हम -3x पुट करेंगे। यूजिंग पास्कल ट्रायंगल फॉर द कोएफिशिएंट वी गेट। अब पास्कल ट्रायंगल के बारे में तो हमने पढ़ा कि हम 0 रो से हम n पार n = 0 हम टॉप रो लिखेंगे, फिर ये n = 0 के लिए, फिर n = 1 के लिए सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, फिर इस तरह हम n = 5 के लिए जब रो हम लिखेंगे तो उन सारे नंबर्स को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे। a का पावर 5 से शुरू होगा, ये डिक्रीज़ होगा बाई 1, b का पावर 0 से शुरू होगा, ये इंक्रीज़ होगा बाई 1 और आखिर में b पावर 5 तक ये सारे टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि यहाँ पे देख ले ये तो हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू हम इस तरह लिख सकते। अब a की जगह हम 2 और b की जगह हम -3x पुट करेंगे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। तो जब हम पुट करेंगे
सब्सटीट्यूटिंग a = 2 b = -3x, तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट किए गए और राइट साइड में भी वैल्यू सब्सटीट्यूट किएंगे और मामूली सा सिंप्लीफिकेशन है। 2 पावर 5 बराबर है 32। इस तरह 2 पावर 4 क्या है 2 पावर 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इससे 16 आता है। 2 पावर 4 = 16, 16 पंजी 80 और 80 ज़रबी 3 मसावे है 240। तो इसी तरीके से ये सारे टर्म हमें मिलेंगे। तो 2 - 3x पावर 5 की जो राइट साइड है नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें यहाँ 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 6 होंगे। और इस तरह पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम इसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने मालूम किया। Pascal triangle is useful in finding the binomial expression for reasonably small values of n. It is not practical for finding a plus b power n for large values of n. यहाँ पे ये बात बयान की जा रही है कि किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं कि छोटे पावर के लिए एक्सपोनेंट के लिए। अगर a प्लस बी का एक्सपोनेंट यानी पावर बहुत बड़ा हो तो फिर पास्कल ट्रायंगल की मदद से जब इसको हम मालूम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और इस काफ़ी टाइम लगता है। और तो इसका मतलब ये हो कि फॉर स्मॉलर एक्सपोनेंट वी कैन ईजीली यूज पास्कल ट्रायंगल टू कंप्लीट द value, to find the value. But when the exponents are too much large, then we are unable to find the series lying to the right hand side of the given binomial expression with the greater exponent. n फैक्टोरियल। अब वो हमारा टॉपिक कुछ चेंज हो गया। क्यों? टॉपिक इस वजह से चेंज हो गया कि अभी तक हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा जिसका मखसूस पावर था, और ये सारे पावर्स या तो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, इवन 8, 9, 10 वगैरह हम ले सकते हैं। लेकिन अगर ये पावर बहुत बड़ा हो तो फिर पास्कल ट्रायंगल को यूज़ करना बेमानी है। तो अगर ये बेमानी है तो हमारे पास कोई उसूल होना चाहिए, कोई फार्मूला होना चाहिए ताकि हम किसी भी पावर के लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम कर सके। तो इसी मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास मुख्तलिफ बातें होती है। तो उसको वाज़े करने के लिए सबसे पहले हम वाज़े करते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या है। तो अब फैक्टोरियल के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम जब हम लिखते हैं तो उसमें फैक्टोरियल आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एज डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल। यहाँ पे ये जो नोटेशन है इसका मतलब है n फैक्टोरियल। देख ले यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है इसका मतलब क्या है? n फैक्टोरियल। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल एंड इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। कभी कभी इसको हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n। आमतौर बुक्स में हम इसको इस तरह लिखते हैं, हम इसको ज़्यादातर इस तरह लिखते हैं। हम लिखते हैं n इंटू n-1 ब्रैकेट बंद, फिर हम लिखते हैं n-2 और ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से हम जब इस तरह आते हैं तो फिर हम लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम n फैक्टोरियल का मतलब है n ज़रबी n-1, n-2, 4, 3, 2, 1। तो n फैक्टोरियल हम इसी तरह या इसी तरह लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखना हो तो हम 1 से शुरू करेंगे, फिर 2, 3, 4 और आखिर में ये जो n है तो आखिर में यहाँ पे n आएगा।
और n से लेफ़्ट साइड में जो नंबर है, अदद है, वो n-1 है। तो n फैक्टोरियल को हम इसी तरह या नीचे वाले तरीके से हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। अब इस देख ले, अगर कोई हमसे कहे कि 5 फैक्टोरियल लिखे, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 5 और फैक्टोरियल इसके साथ मैं लगाऊंगा बाद में 5। तो 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 हम लिखेंगे, फिर 5 से हम एक अदद छोटा करेंगे तो 4 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 1 होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे 5 और यहाँ पे फैक्टोरियल का निशान है। 5 फैक्टोरियल इक्वल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से हम 5 फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं। ये बात नोट कर ले, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 1। वी आल्सो डिफाइन 0 फैक्टोरियल एज 0 फैक्टोरियल इक्वल 1, ये याद रखिए, 0 फैक्टोरियल इक्वल 1, इसको आपको याद रखिए। ये सारी बातें हमें बाइनोमियल थ्योरम में काम आएगी। अब यहाँ क्या है, द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, लेट n and r be non-negative integers with r less or equal to n। यहाँ पे n और r ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और r या तो n के बराबर है या छोटा है। द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय NCR। इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, NCR, and is defined by NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। ये बात नोट कर ले, यहाँ पे ये n है, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, r है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। n इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, NCR। NCR की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम लेंगे n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे n माइनस r फैक्टोरियल और साथ में हम r फैक्टोरियल लिखेंगे। तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फार्मूला है कि हम इसकी मदद से हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ देख ले 9C4, 9C4 की जब वैल्यू हम मालूम करेंगे तो फार्मूला पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा, हम लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इनटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे और 9 से 5 जब हम माइनस करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल का मतलब है हम 1 से शुरू करेंगे और 9 तक आएंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से शुरू करेंगे 4 तक आएंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से शुरू करेंगे और 5 तक आएंगे। अब वो इसमें देख ले, इसमें अगर हम देख ले तो ये जो 1, ये देख ले, ये सारे ये वाले 1 2 3 4 5, तो इसको हम इस तरह ये कैंसिल करते हैं। ये वाले हमारे पास क्या बचे, हमारे पास 6 यहाँ पे रह गया तो ये 6 हो गया, फिर 7 और 8 और 9 तो ये सारे रह गए और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 ये रह गया। अब इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 126 आता है। अब इसी को ज़रा आप इस पर गौर कर ले, यहाँ इस पर आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4, इसी 4 का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल। इसी 4 को हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल और ये बराबर है 1 2 3 4। और ये जो 9 है इसको हम एज 4 फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे 4 है तो 9 को हम एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे 4 फैक्टर का। 9 लिखेंगे, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, फिर 8 लिखेंगे, दूसरा फैक्टर हो गया, 7 लिखेंगे, तीसरा हो गया और 6 है, ये चौथा हो गया।
तो ये 9 हम लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टर्स, और इसी 4 का मतलब है डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, और ये सिंप्लीफिकेशन है। या इसी फार्मूले की मदद से जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसी रिजल्ट पे हम आते हैं। अब इसको हम करते हैं तो इसका फार्मूला, हमने फार्मूला लिखा, फिर 100 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने लिखा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखा, 100 से अगर हम 3 माइनस करें तो 97 है, तो 97 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने लिखा। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर देख ले यहाँ पे 1 से लेकर 97 तक, और यह भी 1 से लेकर 97 तक। तो जो बाकी रह गए तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करते तो ये हमें रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ भी फार्मूला यूज़ किया गया है, 100 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 100 तक, 97 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 97 तक। 100 से अगर हम 97 माइनस करें तो 3 फैक्टोरियल का मतलब यही है। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो हम कर सकते हैं 1 से लेकर 97 तक हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह ये ख़त्म कर ले, बाकी यहाँ पे जो बचे यही है और ये इसका प्रोडक्ट है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट, these are the binomial coefficients. These are the binomial coefficients lying in the beginning and ends terms of the binomial theorem. Binomial theorem जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास स्टार्टिंग टर्म्स होते हैं और आखिर में टर्म्स होते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो राइट साइड है और उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट उसमें इस किस्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे, और ये जो दूसरे ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ये फ्रॉम द एंड होंगे। दिस इज़ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द स्टार्टिंग and this is the binomial coefficient from the end. The first one is the binomial coefficient from the beginning. ये वाला क्या है, ये from the beginning binomial coefficient है, और ये binomial coefficient from the end है, और दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। पास्कल ट्रायंगल में हमने देखा, पास्कल ट्रायंगल में हमने देखा कि फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड हमारे पास सेम नंबर थे। तो इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल थ्योरम जब हम लिखते हैं तो इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग इसकी जो वैल्यू होती है और फ्रॉम द एंड उसकी जो वैल्यू होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड हैव ऑलवेज द सेम वैल्यू। These are the binomial coefficients lying in the beginning and ends terms of the binomial theorem. To see the connection between the binomial coefficients and the binomial expansion of a plus b power n, let us calculate these binomial coefficients. a plus b power n, जब इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड इसमें जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट यूज़ होते हैं इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। अगर n हमारे पास 5 हो, अगर ये n 5 हो और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, तो इसमें इस किस्म के कोएफिशिएंट हम लिखेंगे, इस किस्म के कोएफिशिएंट हम लिखेंगे। ये वाला यहाँ अगर हम n = 5 लेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 0 लेंगे, फिर 5 1 लेंगे, फिर 5 2 लेंगे, फिर 5 3 लेंगे, 5 4 और 5 5। तो ये सारे यहाँ पे अगर n 5 हुए तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 6 होंगे, और ये सारे टर्म्स, इन सारे टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 1 होगा, और ये 1 इसी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर है, 5 इसी के बराबर है। तो ये फ्रॉम द बिगिनिंग है और ये फ्रॉम द एंड है। अब इसको देख ले, फ्रॉम द बिगिनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट स्टार्टिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगा और बाइनोमियल कोएफिशिएंट 5 0 होगा। अब एंड वाली
बाइनामियल कोएफिशिएंट या उसका कोएफिशिएंट हम देखते हैं। तो एंड में क्या होगा, एंड में 5 5 होगा और ये भी 1 है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड सेम वैल्यू है। अब हम आते हैं बिगिनिंग। ये जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग से हम सेकंड टर्म में आते हैं। तो सेकंड टर्म में जो कोएफिशिएंट होगा वो 5 होगा और उसका करस्पॉन्डिंग बाइनामियल कोएफिशिएंट 5C1 होगा। इस तरह एंड से हम आते हैं, फ्रॉम द एंड सेकंड कोएफिशिएंट होगा 5। तो देख ले दोनों की वैल्यू सेम है। फ्रॉम द बिगिनिंग सेकंड टर्म में 5 कोएफिशिएंट होगा और फ्रॉम द एंड सेकंड टर्म में 5 कोएफिशिएंट होगा। अब हम आते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग थर्ड कोएफिशिएंट को। तो फ्रॉम द बिगिनिंग थर्ड कोएफिशिएंट होगा 10 और फ्रॉम द एंड थर्ड कोएफिशिएंट होगा 10। तो बाइनामियल थ्योरम में जब हम बाइनामियल थ्योरम की मदद से जब हम राइट साइड को लिखते हैं, एक्सपेंशन को लिखते हैं, तो फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड हमारे पास कोएफिशिएंट या बाइनामियल कोएफिशिएंट सेम होती, इसकी वैल्यू सेम होती है। ये तो हमने उसी स्लाइड में क्लियर किया कि फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास क्या होगी, फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास बिगिनिंग और एंड में सेम वैल्यू होगी। ये बिगिनिंग है और ये एंड वाला है। इस तरह बिगिनिंग से ये सेकंड है और एंड से ये सेकंड है। इसी तरह बिगिनिंग से ये थर्ड है और बिगिनिंग से ये थर्ड है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग and from the end values are the same. Coefficients या binomial coefficients are the same. These are precisely the entries in the fifth row. अब ये क्या है, a plus b पावर 5 कि जब वैल्यू हम मालूम करते हैं तो राइट साइड में जो कोएफिशिएंट्स है वो यही होंगे। These are precisely the entries in the fifth row of Pascal triangle. In fact, we can write Pascal triangle as follows. तो Pascal triangle यहाँ पे n is equal to 5 के लिए लिखा गया है, ये देख ले। पर n is equal to 5 Pascal triangle यही है, यहाँ पे n is equal to 5 ये देख ले। तो 5 0 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। 5 1 इस 5 1 is equal to 5 है, 5 4 is equal to 5 है। इसी तरह इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है। तो ये हमारे पास पास्कल ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल में जो नंबर्स है वो ऑर्डिनरी नंबर नहीं बल्कि बाइनॉमियल कोएफिशिएंट है। अब वो चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनॉमियल कोएफिशिएंट फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स r and k with r less than or equal to k kcr minus 1 plus kcr is equal to k plus 1 cr। अब यहाँ देखें, यहाँ k है तो यहाँ भी k है, यहाँ r minus 1 है तो यहाँ r है। ये दोनों कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ 3 होगा, यहाँ अगर 7 हो तो यहाँ 8 होगा। तो ये एक बाइनॉमियल कोएफिशिएंट है, ये दूसरा है। अब अगर इस जैसे दो बाइनॉमियल कोएफिशिएंट समेशन में हो तो इसको हम किस तरह ऐड करेंगे। अब ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है, ये दोनों सेम है, तो इसी सेम वैल्यू से हम k लेंगे, इसके साथ हम 1 ऐड करेंगे। अब वो r-1 और r में जो ग्रेटर है उसी को हम लेंगे। r-1 स्मॉलर है r से, तो ये r हम साथ में लिखेंगे। तो kcr-1 प्लस kcr इज इक्वल टू k प्लस 1 cr, यानी दोनों k में से एक k लेकर उसके साथ हम 1 का एडिशन करेंगे और इन दोनों कंसेक्यूटिव में बड़ा हम साथ में लेंगे। दी टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट, ये दो देखिए, ये लेफ्ट साइड में क्या है,
दी टू टर्म लेफ्ट साइड में बाइनॉमियल थ्योरम के जो एक्सपेंशन होता है तो उसी में the two terms on the left side are adjacent entries in the K through a Pascal triangle. The terms on the right side is the entry diagonally below them in the kth row. अब इसको देख ले, K और K सेम है तो हम 1 का इजाफा करेंगे, ये दोनों कंसेक्यूटिव है तो इसमें बड़ा हम लेंगे। अब इसकी वजाहत हम बैक स्लाइड में जाते हैं। बैक स्लाइड में देखिए, ये बाइनॉमियल कोएफिशिएंट n इज इक्वल टू 0 के लिए है। अब ये जो दूसरा रो है, इसी सेकंड रो में एक बाइनॉमियल कोएफिशिएंट यही है, दूसरा यही है। अब ये 1 है और ये भी 1 है, यानी दोनों सेम है, k है। अब ये r-1 है और ये r है, तो यहाँ k है, यहाँ k है, तो k के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 2 होगा, और 0 और 1 में बड़ा 1 है तो हम साथ में 1 लगाएंगे। अब देख ले 2 0, हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, और ये सारे 0 हैं, देखिए ये सारे 0 हैं। अब हम देखते हैं इस तरह ये 0 1 2 3 और ये सारे क्या है 0 1 2 3, तो यहाँ पे 0 0 सेम नंबर है, सेम नंबर है, सेम नंबर है, सेम नंबर है। यहाँ पे सेम नहीं है लेकिन नीचे सारों में 0 है। अब हम देखते हैं ये थर्ड रो हमें किस तरह मिलता है। इसी सेकंड रो से हम थर्ड रो किस तरह लिखेंगे, 1 0 की जगह हम 2 0 लेंगे। अब हम करते हैं 1 और 1 का 1 और 1, तो इसमें 1 लेंगे, इसके साथ 1 का एडिशन करेंगे तो ये 2 होगा, और 0 1 में कंसेक्यूटिव हम यहाँ पे लेंगे 1। अब ये 2 0 की जगह हम यहाँ 3 0 लगाएंगे। अब 2 2, तो दोनों सेम है तो इसके साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये 3 होगा, और 0 और 1 में कंसेक्यूटिव है तो इसमें हम बड़ा 1 लेंगे। इस तरह 2 और 2 सेम है तो 2 + 1 3 होगा, और 1 और 2 में ग्रेटर 2 होगा, और इस तरह 2 t की जगह हम यहाँ पे 3 3 लगाएंगे। अब इसी रो को हमने मुकम्मल किया, अब हम नीचे रो मुकम्मल करते हैं, तो 3 0 की जगह हम 4 0 लगाएंगे, और 3 3 सेम है तो 3 के साथ 1 ऐड करेंगे तो ये 4 होगा, और 0 1 में ग्रेटर हम 1 लगाएंगे। इस तरह 3 3 सेम है तो 3 के साथ 1 लगाएंगे, 4 हो गया, और 1 2 में ग्रेटर 2 है तो 2 लगाएंगे। इस तरह 3 3 सेम है तो इसके साथ 1 लगाएंगे तो 4 होगा, और दोनों में ग्रेटर 3 है तो 3 लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसी पास्कल ट्रायंगल को मुकम्मल करते हैं। ये तो हमने पढ़ा, ये उसी पास्कल ट्रायंगल में जिस मेथड से हमने ऊपर वाले रो से नीचे वाले रो को मुकम्मल किया, और निचले वाले रो में जितने भी एंट्रीज थे या बाइनॉमियल कोएफिशिएंट थे, जिस तरीके से हमने मालूम किया उसी मेथड को यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर ये दोनों सेम हो और ये दोनों कंसेक्यूटिव हो तो सेम के साथ हम 1 लगाएंगे, और दोनों कंसेक्यूटिव में बड़ा हम साथ में लेंगे।